तो कल मैं हमेशा की तरह कमेंट्स पढ़ रहा था जहाँ पे मुझे ये वाला कमेंट मिला जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मार्वल बॉयज वर्सेस गर्ल्स की वीडियोस बहुत चल रही हैं। तो मैंने सोचा मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। तो एमसीयू में जितने पावरफुल बॉयज हैं उतनी पावरफुल गर्ल्स भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मार्वल बॉयज का कंपैरिजन करने वाले हैं मार्वल गर्ल्स के साथ। तो ये कंपैरिजन मूवीज बेस्ड होगा, यानी हम कॉमिक्स की यहाँ पे जरा भी बात नहीं करेंगे। प्लस यहाँ पे हम विलन्स को भी ऐड करने वाले हैं, लाइक थैनोस एंड हेला। लेकिन पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि इस वीडियो में हम सिर्फ टॉप पावरफुल गर्ल्स की बात करेंगे और इन गर्ल्स का कंपैरिजन हम उन बॉयज के साथ करेंगे जिनके साथ ये कंपैटिबल बैठते हैं। यानी जिन दोनों सुपर हीरोज की फाइट कंपैटिबल होगी हम उन्हीं सुपर हीरोज को यहाँ पे ऐड करेंगे। हम उन सुपर हीरोज की बात नहीं करने वाले जिनका कोई अपोनेंट ही नहीं है। और जहाँ पे बात आएगी इस वीडियो में मैंने कौन से गर्ल्स एंड कौन से बॉयज को ऐड किया है, वो बात आपको वीडियो में धीरे धीरे पता चलती जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अपना ओपिनियन कमेंट में पोस्ट कर दो कि आपके अकॉर्डिंग फाइट का विनर कौन होने वाला है। तो ये पूरा कंपैरिजन एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बेस पे होगा। एंड फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले हम इन दोनों टीम्स का एक एक करके कंपैरिजन करते हैं एंड लास्ट में जिस टीम के पास ज़्यादा पॉइंट होंगे वही विक्टोरियस होगी। कैप्टन अमेरिका वर्सेस वेलकरी। तो वेलकरी और कैप्टन अमेरिका ये दोनों कमाल के सुपर हीरोज हैं। इन दोनों ही सुपर हीरोज ने मूवीज में अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। तो जहाँ तक बात स्ट्रेंथ की आएगी तो कैप्टन अमेरिका ने इस हेलीकॉप्टर को रोका था, जिसके अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका 5 to 10 टन तक के वेट को लिफ्ट कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी वाइज बात करें तो कैप्टन अमेरिका ने मार्क 46 के अटैक को सहा और एंड गेम में थैनोस से भी फाइट की। एंड कैप्टन के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी ठीक ठाक हैं। कैप्टन अमेरिका ने स्पाइडरमैन को भी एक किक मारी थी, वही स्पाइडरमैन जिसके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा तेज हैं। लेकिन दूसरी ओर वेलकरी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसने अपनी ड्रैगन फैंग्स फोर्स से हेला के ऊपर इम्पैक्ट दिखाया, हल्क को टेक डाउन किया और यहाँ तक कि हेला की नेक्रो स्वॉर्ड से भी अपने आप को बचाया। यानी उसके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस उसे इतना लो करते हैं कि वो हेला के इन डेडली अटैक से भी बच सके। वेलकरीज बहुत पावरफुल वॉरियर्स होती हैं जिन्हें हर एक सिचुएशन से निकलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब हम इनका छोटा सा ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे मैं वर्दी कैप की नहीं बल्कि सिंपल कैप की बात कर रहा हूँ। तो अगर बात आएगी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की तो उसमें वेलकरी कैप के ऊपर भारी है, क्योंकि वो एक एस्गार्डियन है। प्लस उसने इस एलियन को भी अपने एक हाथ से ही उठा के फेंक दिया था। और वेलकरी की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं सिफ की स्ट्रेंथ से भी, और सिफ ने थॉर 1 में क्या किया था वो बात आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। फाइटिंग स्किल्स, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में भी वेलकरी कैप्टन से बहुत आगे है। तो अगर हम इनका ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं तो वेलकरी कैप्टन के ऊपर भारी पड़ने वाली है। अब जरा आप खुद सोचो, कैप्टन एक ह्यूमन है जिसे सुपर सोल्जर सीरम मिलने की वजह से उसकी सारी पावर पीक लेवल तक हुई, लेकिन वेलकरी एक वॉरियर है जिसके पास 5000 सालों का एक्सपीरियंस भी है और उसने इतनी ज़्यादा फाइट की है जितना कैप्टन कभी सोच भी नहीं सकता। यानी फाइट करने का भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वेलकरी के पास है। तो अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की कभी फाइट होती है तो मेरी सीधी चॉइस वेलकरी है, क्योंकि उसकी एस्गार्डियन फिजियोलॉजी, उसके एक्सपीरियंस और उसकी फाइटिंग स्किल्स और उसकी वॉरियर स्किल्स की वजह से। यानी पहला पॉइंट गर्ल्स लेके जाएंगी। आयरन मैन वर्सेस शूरी। तो अगर बात करें टचाला की मैन यानी शूरी की तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कोई लोग तो उसे आयरन मैन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। तो आज देख ही लेते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स की बैटल का विनर आखिरकार होगा कौन। तो देखो, अगर इनका नॉन प्रिपरेशन बैटल होता है और शूरी आयरन मैन से डायरेक्ट लड़ती है तो आयरन मैन उसको बहुत आराम से हरा देगा, बिकॉज ऑफ आयरन मैन के पास कमाल की कॉम्बैट स्किल्स प्लस फाइट करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू शूरी। लेकिन तब भी इन दोनों कैरेक्टर्स के पास इनकी सबसे पावरफुल चीज़ है इनका दिमाग। यानी अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को प्रिपरेशन टाइम दिया जाए तब कौन जीतेगा, क्योंकि फिर ये फुली प्रिपेयर्ड होके आएंगे। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से ज़्यादा स्मार्ट कौन है, जिसके लिए हमें इनके एमसीयू के कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो पहले बात शूरी की करते हैं। तो सबसे पहले तो शूरी ने ये कम्यूनो बीट्स बनाए हैं, जिनकी हेल्प से शूरी अपने लैब में बैठे बैठे किसी भी व्हीकल को कंट्रोल कर सकती है, सिर्फ उन्हें ये लगा के। इसके ऊपर इसने वाइब्रेनियम गाउंटलेट बनाए जो कुछ टाइम तक वाइब्रेनियम को भी न्यूट्रलाइज करने का पोटेंशियल रखते हैं। इसके ऊपर शूरी ने ब्लैक पैंथर के लिए उसके सूट्स बनाए, लेकिन अपग्रेड करके, क्योंकि शूरी ने इन सूट्स में नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया, जिसकी मदद से अगर कोई भी इस सूट के ऊपर अटैक करेगा तो वो बाउंस बैक कर देंगे।
हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि शूरी ने 16 साल की उम्र में इतना सब कुछ डिस्कवर करके दिखाया है। लेकिन अगर बात करें टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की, तो आयरन मैन ने गुफा में एक आर्क रिएक्टर बना दिया था। इसके ऊपर उसने खुद का एक एलिमेंट तक डिस्कवर कर दिया था। प्लस सबसे बड़ी बात कि आयरन मैन ने खुद का एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट तैयार कर दिया था। एंड आयरन मैन ने टाइम मशीन तक को क्रिएट किया है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इन दोनों में ज़्यादा स्मार्ट कौन है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो आयरन मैन है। क्योंकि शूरी ने भले वकांडियन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत टाइम से स्टडी की हो और उसी से रिलेटेड वेपन्स भी क्रिएट करती है, लेकिन आयरन मैन किसी भी टाइप के वेपन को मैनिपुलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से समझो कि अगर आयरन मैन को वकांडियन टेक्नोलॉजी थोड़े टाइम के लिए दी जाए तो आयरन मैन उससे भी कुछ ना कुछ बना लेगा। लेकिन अगर शूरी को बोला जाए कि गुफा में एक आर्क रिएक्टर बनाओ, तो वो शूरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो आयरन मैन का दिमाग है। एंड आयरन मैन का सबसे बड़ा फेट कि उसने टाइम मशीन क्रिएट कर दी। अब शूरी के हमने बहुत से फेट्स देखे हों, लेकिन टाइम मशीन जैसा बड़ा फेट आई थिंक हमने कभी भी शूरी का नहीं देखा है, जिस वजह से इन दोनों में ज़्यादा स्मार्ट आयरन मैन है। यानी अगर इन्हें प्रिपेयर होने का भी टाइम दिया जाए तो शूरी भले ही वकांडियन टेक्नोलॉजी से कुछ नया बना ले, लेकिन आयरन मैन उससे एक कदम आगे ही रहेगा और कुछ ऐसा क्रिएट करेगा जिससे वो शूरी को डिफीट कर दे, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल्स, कॉम्बैट स्किल और एक्सपीरियंस ये सब चीज़ें पहले से शूरी से ज़्यादा हैं। यानी अगर मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन इन दोनों कैरेक्टर्स में किसी एक को देना हो तो मेरा ओपिनियन आयरन मैन के साथ है। बाकी अगर आपको इन दोनों कैरेक्टर्स पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो वो बात आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। हेला वर्सेस थैनोस। तो एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि थैनोस के साथ यहाँ पे हम इन्फिनिटी स्टोन्स की बात नहीं करने वाले, क्योंकि वो थैनोस की खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात मैं आपको वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पे हम बस सिंपल थैनोस और हेला का कंपैरिजन करेंगे। तो इस बात में कोई डाउट नहीं कि ये दोनों ही टफ करेक्टर हैं। इन दोनों ने ही अपने अपने बहुत पावरफुल फीट्स दिखाए हैं MCU में, और अगर इन दोनों का बैटल हुआ तो वो लॉन्ग होगा। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में हेला थैनोस से आगे है, क्योंकि हमने मूवीज में बात साफ देखी कि थैनोस हल्क से ज़्यादा पावरफुल है। यानी उसकी स्ट्रेंथ हल्क से ज़्यादा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ थॉर से ज़्यादा नहीं है। अब थॉर ने तो उसको 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी ओवरकम किया है। अब मैं यहाँ पे थॉर को इसीलिए लाया क्योंकि हेला की स्ट्रेंथ थॉर से बहुत ज़्यादा है, जो बात हम थॉर रैग्नारोक में देख चुके हैं, जिस वजह से स्ट्रेंथ में हेला थैनोस से आगे है। और ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर में भी थैनोस से हेला बहुत ज़्यादा आगे है, बिकॉज थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस को पेनिट्रेट किया, यानी उसे ब्लीड किया, और थैनोस को किसी भी फाइट के बाद हील होने में टाइम लगता है। लेकिन जब थॉर ने हेला के ऊपर गमनीर से अटैक किया था तो हेला 1 सेकंड में हील हो गई थी। यानी उसका हीलिंग फैक्टर भी थैनोस से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, एंड उसकी बॉडी भी थैनोस के मुकाबले बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि हमने कैप्टन अमेरिका को थैनोस को एक लाइटनिंग स्ट्राइक मारते हुए देखा, जिससे थैनोस इंजर्ड हो गया। लेकिन जब थॉर ने हेला के ऊपर अभी तक का सबसे पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक मारा तो उससे हेला को खरोंच तक नहीं आई। एंड एस्गार्डियन होने की वजह से उसके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। इसके ऊपर उसके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी थैनोस से बहुत ज़्यादा तेज हैं, क्योंकि हेला ने इस पूरी एस्गार्डियन आर्मी को हराया था। और इस टाइम आप इसके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस नोटिस कर सकते हो। एंड वेपन्स में भी हेला आगे निकल जाती है, क्योंकि हेला हर एक टाइप के वेपन को फॉर्म कर सकती है। लेकिन थैनोस के पास सिर्फ उसकी डबल एज स्वॉर्ड है, यानी हेला चाहे तो थैनोस के खिलाफ बहुत से वेपन्स ला सकती है। तो यानी कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस एंड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, इन सब राउंड में हेला थैनोस से आगे है। इसके ऊपर एक मेजर पॉइंट तो ये भी है कि थैनोस ने डबल एज स्वॉर्ड की मदद से कैप की शील्ड को ब्रेक किया था, यानी उसे वाइब्रेनियम को ब्रेक करने के लिए डबल एज स्वॉर्ड की मदद लेनी पड़ी। लेकिन हेला ने उरू मेटल से बने थॉर के हैमर को ब्रेक कर दिया सिर्फ अपने हाथ से, और इस टाइम वो ओडिन के जाल से बाहर ही आई थी और एस्गार्ड में भी नहीं थी, जिस वजह से इस टाइम तो उसके पास ट्रू पावर्स भी नहीं थी। यानी वो इतनी पावरफुल है कि वो इस टाइम पे भी थॉर के हैमर को ब्रेक करके रख दे, जिस वजह से मेरी पर्सनल चॉइस इस बैटल में हेला है, क्योंकि यहाँ पे हम थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं दे रहे। हाँ, थैनोस हेला को बहुत लॉन्ग फाइट दे सकता है, लेकिन टिल एंड हेला अपने इतने ज्यादा एडवांटेजेस के बाद थैनोस के ऊपर भारी पड़ने वाली है। तो यानी कि ये पॉइंट भी जाएगा फीमेल्स को। अब स्कोर हो चुका है 1 और 2। वास्प वर्सेस एंटमैन। तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स के पास बहुत सी एबिलिटीज सिमिलर है, लाइक साइज मैनिपुलेशन। ये छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं, लेकिन वास्प के पास एक एडवांटेज है उसकी फ्लाइट का, क्योंकि एंटमैन को जरूरत पड़ती है उसके एंट की उड़ने के लिए, लेकिन वास्प एक ऐसी कैरेक्टर है जो बिना एंट के भी उड़ सकती है, जिस वजह से ये उसका मेजर एडवांटेज है। प्लस उसके पास एक और एडवांटेज है उसके स्ट्रिंग का। अब वो अपने वेपन को यानी अपने ग्लव्स को भी यूज़ कर सकती है फायर एनर्जी ब्लास्ट के लिए।
प्लस उसके पास कॉम्बैट स्किल भी एंटमैन से ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि उसने ही एंटमैन को कॉम्बैट स्किल सिखाए हैं। यानी क्लोज फाइट में वेस्प के पास ज्यादा एडवांटेज रहने वाले हैं, क्योंकि अगर इनकी क्लोज फाइट होती है तो उसके पास ज्यादा बेहतरीन स्किल्स है एज कम्पेयर टू एंटमैन। एंड अगर एंटमैन जॉइंट हो जाता है यानी जॉइंट मैन बन जाता है तो वो कुछ टाइम के लिए बन सकता है। एंड अगर वेस्प चाहे तो वो भी ऐसा कर सकती है, लेकिन इस टाइम पे वो श्रिंक हो जाएगी एंड एंटमैन को लगभग हरा देगी, क्योंकि उसने एंटमैन से पहले से ऐसी ट्रेनिंग ली है और उसकी फाइटिंग स्किल्स एंड उसके बाकी चीज़ें भी एंटमैन से ज़्यादा बेहतरीन है, जिस वजह से मेरी पर्सनल चॉइस इस बैटल में वेस्प है। वॉर मशीन वर्सेस रेस्क्यू। तो अगर मुझे एक लाइन में इसका आंसर देना हो कि फाइट का विनर कौन होगा तो वो रूडी होगा, क्योंकि वॉर मशीन के पास ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू रेस्क्यू। रेस्क्यू को हमने सिर्फ एक मूवी में फाइट करते हुए देखा, जिस मूवी में हमने उसके बीम, रिपल्सर्स और भी अटैक देखे, लेकिन उसके सामने वॉर मशीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वॉर मशीन का आर्मर उसको अलाउ करता है वो बड़ी बड़ी मिसाइल को भी थ्रो करने में। एंड टोनी ने पेपर के लिए रेस्क्यू सूट बनाया था उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए, लेकिन जहां तक बात आएगी वॉर मशीन की, तो वॉर मशीन सूट बना ही है वॉर्स में लड़ने के लिए, जो बात इसके नाम से भी पता चलती है। एंड थर्ड एंड मेजर एडवांटेज जिसकी वजह से मैंने इस बैटल को पूरा वॉर मशीन के साइड किया, वो है उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बहुत टाइम से फाइट करता आ रहा है। उसने रेस्क्यू की तरह सिर्फ एक मूवी में नहीं बल्कि बहुत सी मूवीज में फाइट की है, और इससे भी पहले वो एक आर्मी सोल्जर है, यानी उसको किस तरह से ट्रेन किया होगा ये बात आप सोच सकते हो, जिस वजह से इस बैटल में मेरी पर्सनल चॉइस वॉर मशीन है। विजन वर्सेस घोस्ट। तो घोस्ट वही सुपर विलन है जिसे हमने एंटमैन एंड द वेस्प में देखा, लेकिन जहां तक बात आएगी विजन की, तो बहुत से लोग पहले ये कंफ्यूज होंगे कि विजन ना ही मेल है और ना ही फीमेल, लेकिन तब भी मैंने विजन को बॉयज वाली साइड रखा है, क्योंकि विजन की कैरेक्टर डेवलपमेंट ही हमें कुछ ऐसे देखने को मिली है। प्लस अगर ये स्कारलेट विच के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है तो ये फीमेल कैसे हुआ। हाँ भले ये एक मशीन हो, लेकिन इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट एक मेल की तरह है, जिस वजह से मैंने इसे मेल टीम में रखा। और इन दोनों कैरेक्टर्स का सिंपली कंपैरिजन करने का मतलब यही था कि ये दोनों कंपैरिजन के पास फेजिंग एबिलिटी है, बट अगर मुझे इस फाइट में अपना ओपिनियन देना हो तो क्लियरली विनर विजन होने वाला है। टाइम ज्यादा हो चुका है, इसलिए ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। विजन के पास माइंड स्टोन है, यानी घोस्ट एक इन्फिनिटी स्टोन वाले बंदे के सामने नहीं टिक सकती। इसके ऊपर विजन की फेजिंग एबिलिटी कभी भी वर्क कर सकती है, लेकिन घोस्ट को फेजिंग एबिलिटी यूज करने के लिए चार्ज भी होना पड़ता है। एंड विजन के पास और बहुत से एडवांटेज है, लाइक उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है, जिस वजह से घोस्ट के बहुत से अटैक्स का तो विजन के ऊपर असर ही नहीं होने वाला। एंड विजन इस फाइट का क्लियरली विनर होने वाला है। एंड अब स्कोर हो जाता है 3-3 इबोनी वर्सेस अगाथा। तो इस कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट में लिख दो कि इबोनी और अगाथा में आपको क्या लगता है कि ज्यादा पावरफुल कौन है, यानी इनकी फाइट का विनर कौन होगा। तो बेसिकली जहाँ पे बात आएगी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो वो अगाथा है, क्योंकि अगाथा ने डार्क होल्ड को भी इतने ज़्यादा टाइम तक स्टडी किया है। प्लस वो इतनी पावरफुल हो गई थी कि उसने अपनी बराबरी के सभी विचेस को मार दिया। लेकिन फाइट एक अलग चीज़ है, जिसमें आई थिंक कि इबोनी अगाथा को हरा देगा, क्योंकि इबोनी के पास फाइट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो मैड टाइटन के साथ रहा है, यानी थैनोस के साथ, जिस वजह से उसने अलग अलग प्लेनेट में अलग अलग टाइप से फाइट की है। और जो बंदा डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन को एक साथ हरा सके, वो अगाथा को हरा सकता है, क्योंकि उसने उस टाइम के सोर्सर ऑफ सुप्रीम को हराया है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को फाइट के बीच पता ही नहीं चल रहा था कि इबोनी से किस तरह लड़ा जाए। एंड इसका एक और बड़ा एडवांटेज है, अब अगाथा एक्चुअली में अपनी स्ट्रेंथ यानी माइंड कंट्रोल, टेलीपोर्टेशन, इन सब को इंक्रीज करने के लिए मैजिक को एब्जॉर्ब करती है। बट इवोनी का फायदा ये है कि वो किसी भी टाइप के मैजिक को प्रोड्यूस ही नहीं करता, यानी ये बात हमने देखी थी इन्फिनिटी वॉर में। वो ऐसा कोई भी पावरफुल मैजिक का यूज ही नहीं करेगा अगाथा के खिलाफ, जिस वजह से अगाथा कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, तो वो इवोनी को हराएगी क्या। जिस वजह से आई थिंक एक टफ फाइट के बाद इवोनी कैसे न कैसे करके अगाथा को हराने का पोटेंशियल रखता है। अब इवोनी इस फाइट को इसलिए भी जीता क्योंकि अगाथा के हमने कोई पर्टिकुलर फीट ही नहीं देखा है, मतलब इतना पावरफुल हमने कोई भी फीट नहीं देखा अगाथा का फाइट करने का अभी तक MCU में। लेकिन इवोनी को हम डॉक्टर स्ट्रेंज को हराते हुए देख चुके हैं। एंड इसी वजह से मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा पावरफुल तो अगाथा हो, लेकिन फाइट की बात आएगी तो वहाँ पे इवोनी अगाथा के ऊपर थोड़ा भारी पड़ने वाला है, बिकॉज ऑफ अगाथा का मैजिक एब्जॉर्ब ना काम करना। बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है वो बात हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। तो आगे के जो 2 कंपैरिजन हैं वो फीमेल्स को मिलने वाले हैं, क्योंकि आगे मैं कंपेयर करने वाला हूँ लोकी वर्सेस फ्रिगा और एंशिएंट वन वर्सेस काइसिलियस।
अब इन दोनों को मैंने इसलिए जिताया क्योंकि फ्रीगा ने लोकी को मैजिक सिखाया है, और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि लोकी फ्रीगा से भी बेहतरीन मैजिक को यूज करता है वो एकदम गलत है, और जो लोग कहेंगे कि फ्रीगा का हमने लोकी के जितना फिट नहीं देखा वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रीगा ने लोकी को मैजिक सिखाया है। ये इस तरह हो जाएगा कि एक स्टूडेंट अपने टीचर से लड़ रहा है, और जहाँ तक फ्रीगा के फीट्स ना दिखने की बात आएगी तो वो एमसीयू वालों ने नहीं दिखाए, लेकिन तब भी हमने लोकी के फीट्स तो देखे हैं, और लोकी ने ये सब कुछ सीखा कहाँ से है, ऑब्वियसली फ्रीगा से, जिस वजह से फ्रीगा लोकी के ऊपर सिंपली भारी पड़ने वाली है। और जहाँ तक बात आएगी एंशिएंट वन की, तो इनका भी सेम सीन है। एंशिएंट वन ने कैसिलियस को सिखाया है, भले वो डार्क डायमेंशन से पावर चैनलाइज करता हो, लेकिन एंशिएंट वन भी वही करती है। और मेरे ओपिनियन में एंशिएंट वन और फ्रीगा ये दोनों लोकी और कैसिलियस के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। यानी अब पॉइंट चार्ट हो जाता है बॉयज 4 और गर्ल्स 5। डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच, तो ये दोनों कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह बहुत पावरफुल है। स्कारलेट विच ने एक हाथ से माइंड स्टोन को तोड़ा था, तो दूसरी हाथ से 5 इन्फिनिटी स्टोन के डिस्ट्रीब्यूशन को डिफेंड किया था। एंड गेम में थानोस की डबल एज स्वॉर्ड को तोड़ा था, और वांडा विजन में खुद की एक रियलिटी क्रिएट कर दी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत पावरफुल है, जो अलग डायमेंशन से भी पावर को एक्सेस करके पावर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो वो स्कारलेट विच है, क्योंकि स्कारलेट विच की पावर सोर्सर ऑफ सुप्रीम से भी ज़्यादा बताई गई है। लेकिन यहाँ पे हम पावरफुल होने की नहीं बल्कि फाइट की बात कर रहे हैं, जो बात मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच की फाइट को एनालाइज करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि स्कारलेट विच को अपनी मैक्सिमम पावर यूज करना नहीं आती, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को पता है कि कौन सी पावर किस टाइम पे यूज करनी है। उन्हें ऐसे ही मिनी गाउंटेन नहीं कहा जाता, उन्होंने 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले थानोस की भी बैंड बजा दी। इसके ऊपर वो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलने के लिए कोई ना कोई स्पेल का यूज कर ही लेते हैं, यानी स्कारलेट विच के सब अटैक से बचने के लिए उनके पास कोई ना कोई स्पेल होगा। एंड फाइट करने का डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यानी स्कारलेट विच के मुकाबले डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात पता होगी कि कौन से अटैक को किस टाइम पे करना है, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने कैसिलियस, डोरमामू और यहाँ तक कि एंड गेम में थानोस की भी बैंड बजा के रख दी। तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो भले स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एक फाइट में विनर डॉक्टर स्ट्रेंज होगा। और इन दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर में लाने ही वाला हूँ। एंड इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो अब स्कोर है 5-5। तो अब हम अपने फाइनल कंपैरिजन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप सब लोग सोच रहे होंगे कि गमोरा कहाँ है। तो गमोरा का कंपैरिजन मैं यहाँ पे नहीं कर सका, और अगर मैं करता भी तो वो हार जाती। मतलब अब कोई ऐसा करैक्टर नहीं बचा जो इसके कंपैरेबल है। हमने इससे पहले जिनका भी कंपैरिजन किया वो एक दूसरे के लगभग कंपैरेबल थे, लेकिन गमोरा का सीन एकदम अलग है। हम गमोरा का कंपैरिजन बकी से कर सकते थे, लेकिन बकी एक सिंपल ह्यूमन है जिसे गमोरा इजीली हरा दे। हम इसका कंपैरिजन हल्क और टिचाला से कर सकते थे, लेकिन हल्क और टिचाला इसे इजीली हरा सकते हैं। इसके ऊपर हम हाइमदाल से भी इसका कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन हाइमदाल भी इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यानी कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर अब बचा ही नहीं है जो गमोरा के सामने लड़ सके या इसके लेवल का हो। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई कैरेक्टर मिस हो रहा है तो आप हमें कमेंट में शेयर करना। और मैं गमोरा को इसीलिए बैटल में ऐड नहीं कर पाया। तो अब हम अपने फाइनल बैटल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि स्कोर 5-5 हो रहा है, यानी लास्ट बैटल जो जीतेगा वो जीतेगा। थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो अगर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसमें थॉर बहुत आगे है, क्योंकि थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की इन रिंग्स को मोड़ा था जिनका वेट प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना कंज्यूम किया जाता है। एंड थॉर ने पावर स्टोन और न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन से भी सर्वाइव किया है, जो कैप्टन मार्वल से बहुत ज़्यादा है। और हीलिंग फैक्टर की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग हीलिंग फैक्टर में ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन अगर स्टेमिना की बात करते हैं तो उसमें कैरल थॉर को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि थॉर बहुत सी फाइट के बाद थकने लग पड़ता है। लेकिन कैरल के साथ हमने ऐसा कोई सीन नहीं होते हुए देखा। उसने थैनोस की स्पेसशिप की बैंड बजाई, लेकिन तब भी उसका स्टेमिना बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और अगर पावर्स की बात करें तो थॉर के पास है उसकी लाइटनिंग मैनिपुलेशन, लेकिन कैप्टन मार्वल के पास है उसकी फोटन एनर्जी। वो एनर्जी को मैनिपुलेट और एब्सॉर्ब भी कर सकती है, जिस वजह से वो थॉर को इस पॉइंट में थोड़ा पीछे छोड़ रही है। यानी अगर थॉर अपनी लाइटनिंग का यूज करता है तो कैप्टन मार्वल उसे एब्सॉर्ब कर सकती है। यानी थॉर की लाइटनिंग का कोई असर नहीं होने वाला, बल्कि थॉर की लाइटनिंग कैप्टन मार्वल को और ज्यादा चार्ज कर देगी। एंड स्पीड में कैप्टन मार्वल थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन रिफ्लेक्सेस में एंड फाइटिंग स्किल्स में थॉर बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। अब मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन देना हो तो मैं थॉर के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि भले कैप्टन मार्वल उस पे कुछ पॉइंट पे आगे हो, लेकिन थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर भी है, प्लस उसका एक्सपीरियंस,
प्लस उसका एस्गार्डियन फिजियोलॉजी एंड उसकी फाइटिंग स्किल्स। अब थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, तब तक उस वीडियो का वेट करना, क्योंकि टाइम की वजह से इस वीडियो में मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन अगर कभी थॉर और कैप्टन मार्वल की फाइट होती है एमसीयू के बेसिस में, तो मेरे अकॉर्डिंग थॉर अपनी स्किल, स्टॉर्म ब्रेकर और एस्गार्डियन फिजियोलॉजी की वजह से कैप्टन मार्वल के ऊपर भारी है। मैं फिर से कहूँगा चिंता मत करो, इसके बाद शायद थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग थॉर और कैप्टन मार्वल की फाइट का विनर थॉर है, भले ही कैप्टन मार्वल बाइनरी हो या ना हो। यानी कि फाइनल स्कोर निकल के आता है मार्वल बॉयज 6 एंड गर्ल्स 5। यानी कि मार्वल के मेल्स करेक्टर ने इस बैटल में बाजी मार ली है। लेकिन गमोरा का कंपैरिजन अभी भी रह गया और इसके अलावा और भी बहुत करेक्टर्स बचते हैं, तो उन्हें कभी और डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक बात है कि गमोरा की, तो अगर हम उसके कंपैरिजन को यहाँ पे ऐड करते हैं तो गमोरा को जो भी करेक्टर बचे हैं वो हराने का पोटेंशियल रखते हैं, लाइक ब्लैक पैंथर, हल्क एंड हेमदाल। और अगर ये तीनों में से कोई भी एक गमोरा से लड़ता है तो वो गमोरा को हरा देगा, जिस वजह से इसको 7-5 भी होगा। यानी हर तरह से मार्वल बॉयज़ के पास जीतने के ज़्यादा एडवांटेज हैं और मेरे पर्सनल चॉइस मार्वल बॉयज़ हैं, यानी इस बैटल को बॉयज़ ने जीता। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने एमसीयू गर्ल्स और एमसीयू बॉयज़ का कंपैरिजन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट, इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10, सो एस एस 10 assembled।